को हम कैसे हमारी बॉडी में कैसे कंट्रोल होता है। तो सबसे पहला मैकेनिज़्म है बेरोरिसेप्टर। शॉर्ट टर्म कंट्रोल करवाता है और बहुत ही फास्ट एक्ट करता है। इमीडिएट एक्शन है इसका, लेकिन शॉर्ट टर्म एक्शन है। बेरोरिसेप्टर्स हमारे सिचुएटेड कहाँ होते हैं? तो बेरोरिसेप्टर्स हमारे सिचुएटेड होते हैं, यह लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा निकल रहा है, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड। ऐसे ही राइट साइड में ये इंटरनल कैरोटिड है राइट साइड का। तो इंटरनल कैरोटिड की स्टार्टिंग में दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में बेरोरिसेप्टर सिचुएटेड होते हैं। बेरोरिसेप्टर से अब हमारी नर्व्स निकल रही, अच्छा एओर्टिक आर्च पे भी प्रेजेंट होती हैं हमारी बेरोरिसेप्टर्स। पर जो ये कैरोटिड साइनस वाली हो, ये साइनस कहते हैं हमें, कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस के बेरोरिसेप्टर्स ज़्यादा हमारे एफिशिएंट होते हैं एओर्टिक वाले के मुकाबले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं। एओर्टिक से जो जा रहा होता है नर्व लेके सिग्नल, वो होता है 10th यानी वेगस नर्व, और जो इससे लेके जा रहा है उसे 9th कहते हैं, 9th क्रेनियल नर्व। पर इस नर्व को हम हेरिंग नर्व कहते हैं, 9th वाले को। शॉर्ट टर्म एक्शन क्यों होता है? क्योंकि इनमें अडेप्टेशन की टेंडेंसी होती है। ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएशन कम हो गया, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, स्टेबल हो गया, तो ये लोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर पे नहीं, ये लोग डिपेंड करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर के चेंज होने पे। तो जो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? तो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है हमारा डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। जो डायस्टोल, हमारा हार्ट ज़्यादातर टाइम डायस्टोल में रहता है और थोड़े ही टाइम सिस्टोल में रहता है, तो ज़्यादा मीन आर्टीरियल प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है डायस्टोलिक बीपी का। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट पे, यानी कि कार्डियक आउटपुट पे। और डायस्टोलिक बीपी किस पे डिपेंड करता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। एक्चुअल में जो बीपी होता है वो होता है हमारा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है, वो ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे लेटरल कितना प्रेशर डाल रहा है, वही हम बाहर से नाप पाते हैं और उसी को हम बीपी कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, यानी ब्लड ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड अगर आर्टरीज में जा रहा है तो लेटरल प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ाएगा, तो बीपी, सिस्टोलिक बीपी बढ़ाएगा। डायस्टोलिक बीपी में क्या होता है कि जो हमारे आर्टेरियोज होते हैं उसमें जो स्मूथ मसल्स लगे होते हैं वो रेजिस्टेंस तय करते हैं कि कितना होगा आर्ट्रियोल्स में। और आर्ट्रियोल्स के पीछे हमारे जो लगे रहते हैं इलास्टिक, सारे एओर्टा इलास्टिक आर्टरीज जो होती हैं वो रिकॉल करके ब्लड को आगे भेजती हैं। अब जितना ज़्यादा इधर रेजिस्टेंस होगा इतना ही ज़्यादा ये रिकॉयल करके आगे भेजने की कोशिश करेंगी ब्लड को, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ब्लड वेसल्स की वॉल पे, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा रिकॉयल, ज़्यादा प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ होगा। अगर यही स्मूथ आर्टरीज हमारी आर्टरियोल्स में रिलैक्स रहें तो ये ल्यूमेन बढ़ जाएगा, ल्यूमेन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस टोटल पेरिफेरल कम हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पल्स प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। खैर, ये बेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट कब होते हैं? तो मीन आर्टरियल प्रेशर नॉर्मल हमारा 40 mmHg के आसपास होता है। 50 mmHg थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड है, ये काम करना शुरू कर देंगी और ये मैक्सिमली एक्ट करती हैं 180 mmHg तक। अगर 180 mmHg से ज़्यादा बढ़ा बीपी तो ये लोग काम नहीं करते। 180 mmHg से ज़्यादा अगर हुआ मीन आर्टरियल प्रेशर तो बेरो रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे। एक और चीज़ कि जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर ये एक तो ये होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। दूसरा कि पल्स प्रेशर जो है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और आर्टीरियल कंप्लायंस पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। आर्टीरियल कंप्लायंस हमें पता है कि जो ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है उनकी वॉल्स में, या फिर जो स्टेनोटिक आर्टरीज़ हैं जिनमें स्टेनोसिस हो गई है उनमें जो आर्टीरियल कंप्लायंस है वो कम हो जाती है। आर्टीरियल कंप्लायंस कम हो गई तो जो पल्स प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इन्वर्सली रिलेशन इनमें और स्ट्रोक वॉल्यूम में डायरेक्टली। खैर, तो मीन आर्टरियल प्रेशर ने जैसे ही मीन आर्टरियल प्रेशर बढ़ता है तो ये जो बेरो रिसेप्टर्स हैं ये स्ट्रेच होते हैं और ये काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये इन पर्टिकुलर नर्व्स के थ्रू जाके, बफर नर्व्स के थ्रू जाके और क्या करवाती हैं कि ब्रेन में, मेडुला में हमारे बेरो रिसेप्टर्स, वेजोमोटर सेंटर्स सिचुएटेड हैं, ये दोनों जाके एक्टिवेट करवाती हैं हमारी उसे
NTS को, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को। अब ये क्या करता है कि ये सेवलम से सेवा लेता है, ये एक्टिवेट करवाता है सेवलम को, CVLM सेवलम को, और कहता है भाई मेरी सेवा करो। वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ गया है। सेवलम क्या करता है सेवा में कि वो रेवलम को रोक देता है, रेवलम को रोक देता है सेवलम। रेवलम नॉर्मली क्या करता है, तो रेवलम का नॉर्मल एक्शन है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखता है, एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, BP को रेज करता है, BP को, स्ट्रोक, वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सबको बढ़ाता है। तो जब सेवलम ने रेवलम को रोक दिया तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से वो रुक जाएंगी, यानी कि BP भी कम हो जाएगा। दूसरा क्या काम होता है कि जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, ये न्यूक्लियस एम्बिगस को भी एक्टिवेट करवा देता है। और न्यूक्लियस एम्बिगस को हम लोग यहाँ होता है कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। कार्डियो इनहिबिटरी एरिया को हम लोग कार्डियो वेगल सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर वेगस नर्व निकलती है। वेगस नर्व क्या करती है, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, वो जाके फिर ऐसे नोड जो यहाँ राइट एट्रियम है वहाँ पे ऐसे नोड को इनहिबिट करती है और हार्ट रेट को कम करवा देती है। इन शॉर्ट की कार्डियो इनहिबिटरी एरिया ने क्या किया कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा दिया। तो बेरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म में क्या हुआ कि जब BP बढ़ा तो रिफ्लेक्स में जो सिंपैथेटिक सिस्टम था, सिंपैथेटिक सिस्टम को कम किया गया और पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल BP था वो कम हो गया। जो रेवलम है, एक्चुअली में ये सेवलम और रेवलम के फुल फॉर्म क्या है, तो ये है कॉडल और ये है रॉस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला, वेंट्रोलेटरल मेडुला। NTS न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, NA न्यूक्लियस एम्बिगस है। अब जो हमारा रेवलम है इसके ऊपर और क्या क्या होता है, तो जो कीमो रिसेप्टर्स हमारे होते हैं, एओर्टिक और कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स हमने पढ़ा हुआ है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, जो एक्टिवेट होते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है या बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, बॉडी मतलब ब्लड में, तो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये रेवलम को एक्टिवेट करवाते हैं। दूसरा कि कॉर्टेक्स जो है वो भी डायरेक्टली रेवलम को एक्टिवेट करवाता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ये सब पेन की वजह से जब एक्टिवेट होते हैं तो ये सब रेवलम को एक्टिवेट करवाते हैं। यानी कि अच्छा, जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो कि एक्सरसाइज के टाइम में काम करने लगती हैं, तो ये सारे के सारे रेवलम को एक्टिवेट करवाते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कैरोटिड ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी को ऑक्लूड कर दिया तो क्या होगा। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को अगर हमने ऑक्लूड कर दिया तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहीं पे तो बेरो रिसेप्टर्स हमारे हैं, वहीं साइनस हैं, वो एक्टिवेट नहीं होगा तो ये सारा कुछ नहीं होगा। यानी रेवलम जो रुक रहा है उस वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट और BP बढ़ जाएगा जब हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी को ऑक्लूड कर दिया। तो फिर है हमारा CNS इस्चेमिक रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि CNS में जब भी इस्चीमिया होती है और वो इस्कीमिया होती है, वो कब होगा, जब मीन आर्ट्रियल प्रेशर हमारा 65 से मीन आर्ट्रियल प्रेशर जब हमारा 65 mmHg से कम हो जाएगा तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो हमारा रिड्यूस कर जाएगा और इसकी वजह से CNS इस्चीमिया हो जाएगी। तो
ये जब सीनियस इस्चीमिया होती है तो ये डायरेक्टली क्या करता है, हमारे जो वेज़ोमोटर सेंटर्स हैं मेडुला में, रेवलम, सेवलम, ये सब सेवलम, इन सबको या एनटीएस को, इन सबको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। तो यहाँ पे बीपी भी बढ़ा है, हार्ट रेट भी बढ़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ, बीपी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो होता ही है कि हमारा ये जो क्रेनियम है, इसमें हमारा जो भी आर्टरीज जा रही हैं उनमें मीन आर्ट्रियल प्रेशर एक की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है हमारे ब्रेन में। पर जो ब्रेन में मीन आर्ट्रियल प्रेशर जब कम हो गया तो ब्रेन में सीएसएफ वगैरह और ब्रेन का भी प्रेशर पड़ रहा है इस वेसल पे। मीन आर्ट्रियल प्रेशर अगर कम हो गई तो ये वाला प्रेशर मीन आर्ट्रियल प्रेशर को ओवरकम कर जाएगा और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्लूड हो जाएंगी। अगर वो ऑक्लूड हो गई तो सीएनएस इस्चीमिया हो जाता है, ब्लड फ्लो सीएनएस में कम हो जाता है। तो इसी ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि बीपी बढ़े, यानी मीन आर्ट्रियल प्रेशर बढ़े। तो यानी कि सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि दिमाग में खून नहीं पहुंचा मीन आर्टरी प्रेशर कम होने की वजह से। तो दिमाग ने बोला, सीएनएस ने बोला कि जल्दी खून भेजो और प्रेशर के साथ भेजो। तो इसलिए हार्ट रेट भी बढ़ा, बीपी भी बढ़ा। अब है हमारा कुशिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कुशिंग रिफ्लेक्स में? तो इसमें इंट्राक्रेनियल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंट्राक्रेनियल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में पहुंचा रही हैं ब्लड को, उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा, वो ऑक्लूड होंगी तो ब्रेन में इस्चीमिया हो जाएगा। मुनरो कैली डॉक्ट्राइन कहता है कि ब्रेन में एक लिमिटेड वॉल्यूम है, या तो इसमें ये इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा रहा है जो वो फ्लूइड रहेगा, या तो ब्रेन रहेगा, या तो ये ब्लड वॉल्यूम जो ब्लड का आ रहा है वो रहेगा। अब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गया तो ब्रेन का वॉल्यूम कम करना है, वो तो होगा नहीं, तो ये ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वैसे ब्रेन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। कैसे कम होता है? जब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने लगता है, जो तो फोरामेन मैग्नम उसके थ्रू ब्रेन का हर्निएशन होने लगता है और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कुशिंग रिफ्लेक्स एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। अब होता क्या है इसमें कि जो सेरिब्रल परफ्यूजन है, इंट्राक्रेनियल टेंशन के राइज होने की वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो गया। तो वही दिमाग ने बोला कि भाई जल्दी बीपी बढ़ाओ ताकि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स ऑक्लूड हुए हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा, तो इंट्राक्रेनियल टेंशन का जो प्रेशर है उसे ओवरकम करके ब्लड तो पहुँचाएंगे ब्रेन में। तो इसने बीपी को रेज़ करवा दिया, पर वो बहुत ज़्यादा रेज़ करवा दिया, पूरी बॉडी का बीपी रेज़ कर दिया। तो रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म के थ्रू हमारा ब्रेडिकार्डिया होने लगा, हार्ट रेट कम हो गया। बीपी बढ़ने की वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हुआ। कहाँ? कुशिंग रिफ्लेक्स में। अच्छा, जो इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा है उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेगुलर ब्रीदिंग मिलती है। तो एक्चुअली में ये ट्रायड है कुशिंग रिफ्लेक्स का। ट्रायड में क्या मिलता है? ब्रेडिकार्डिया विद हाइपोटेंशन विद इरेगुलर ब्रीदिंग। अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं तो तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि हो सकता है पेशेंट कुशिंग रिफ्लेक्स में गया हो, पेशेंट का इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ हो। अब है एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर से कैसे कंट्रोल होता है। तो जो एट्रियम है हमारा राइट साइड का, राइट एट्रियम, उसमें क्या है कि ब्लड हमें ये है पल्मोनरी ट्रंक, ये है लंग्स,